नमस्कार प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक्स में इस वीडियो में देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो मोशन से संबंधित होगा। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में, एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में दोस्तों आ चुकी है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम्स में, आने वाले एग्ज़ाम्स में फ़ायदा हो सके। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में शो कर रहा है। कण द्वारा तय किए पथ की प्रकृति। ठीक है, पथ की प्रकृति निम्न में से किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? ठीक है दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? आपका सामने विकल्प है चाल, वेग, त्वरण और ए और बी दोनों, यानी वेग और त्वरण दोनों। देखिए पथ की प्रकृति जो है, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। पथ की प्रकृति जो होती है दोस्तों, वे दिशा द्वारा की जाती है निर्धारित। वे दिशा द्वारा निर्धारित की जाती है, दिशा द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए पथ मतलब होता है रास्ता। ठीक है, पथ का मतलब दोस्तों रास्ता होती है। ये दिशा के द्वारा हम लोग करते हैं निर्धारित। ठीक है, जिसका दिशा होगी उसी द्वारा हम लोग पथ की प्रकृति करते हैं निर्धारित। तो आपको बताना है कि इस विकल्प में किसका पास दिशा होती है? चाल, वेग, त्वरण। देखिए मैंने डिस्कस किया था सदिश राशि और अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ देखिए दोस्तों, चाल एक अदिश राशि है। चाल कैसा राशि है? अदिश। इसके पास दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होती है। ठीक है, इसलिए इसके पास दोस्तों दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है चाल के पास। इसलिए ये चाल जो है पथ की प्रकृति निर्धारित नहीं करती है। ठीक है, आप आते हैं वेग पर और त्वरण पर। देखिए वेग और त्वरण जो है दोनों एक सदिश राशि है। दोनों किस तरह राशि है? सदिश, यानी इसके पास दिशा और परिमाण दोनों पाई जाती है, यानी क्वांटिटी। परिमाण को क्या बोलेंगे? क्वांटिटी एंड डायरेक्शंस दोनों पाई जाती है। परिमाण मतलब क्वांटिटी एंड डायरेक्शन दोनों पाई जाती है। इसलिए वेग और त्वरण के पास दोस्तों दिशा होती है। दिशा होने के कारण दोस्तों दिशा है तो कहेंगे कि पथ के प्रकृति हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा वेग और त्वरण होंगे, यानी विकल्प ए डी होंगे, विकल्प ए डी होंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर तय की गई, देखिए तय की गई दूरी जो है शून्य है, तो विस्थापन कितना होगा? पहले समझिए दूरी क्या होती है। ठीक है, दूरी क्या होती है? किसी व्यक्ति द्वारा समय अंतराल में तय की गई मार्ग की लंबाई को ही हम लोग क्या बोलेंगे? दूरी। मार्ग की लंबाई यानी पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा समय अंतराल में तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी बोलेंगे। ठीक है, और विस्थापन किसे कहते हैं? देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को विस्थापन बोलेंगे। क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? विस्थापन। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पर ये व्यक्ति इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाना है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? ये व्यक्ति जो खड़ा है यहाँ से जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आकर पहुँच जाएगा बी में, तो इसको कहेंगे दूरी। यदि ये व्यक्ति जो है यहाँ से चल के यहाँ पर पहुँच जाए तो इससे बहुत जल्दी पहुँच जाएगा, यानी इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसी को कहते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, यदि क्वेश्चन के अनुसार
यदि दूरी शून्य हो जाए, देखिए दूरी शून्य का मतलब दोस्तों व्यक्ति जहाँ पर खड़ा था वहीं पर खड़ा है, ठीक है, वे अपने मार्ग में परिवर्तन नहीं कर रही है, यानी जो व्यक्ति जो है चल नहीं रहा है, वहीं पर रुका हुआ है, रेस्ट में है। यदि व्यक्ति दूरी शून्य का मतलब होगा व्यक्ति जो है रेस्ट में है, व्यक्ति रेस्ट में है, यानी डिस्टेंस का मान 0 हो गया। यदि डिस्टेंस 0 होगा दोस्तों तो विस्थापन भी 0 होगा, डिस्टेंस 0 होगा तो विस्थापन भी 0 होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही विस्थापन कहते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट, यदि डिस्टेंस 0 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, यानी दोस्तों इसका विकल्प होंगे सी होंगे, ठीक है। तो कुछ और महत्वपूर्ण बातों को आप सीख लीजिए। देखिए जो दूरी जो होते हैं दोस्तों, वे दूरी हमेशा जो है पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता। दूरी जो है हमेशा पॉजिटिव होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे, दूरी कभी भी नेगेटिव और 0 नहीं होता। लेकिन जो विस्थापन है, जो विस्थापन है वे पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, या नेगेटिव भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। विस्थापन जो है पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और 0 भी होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया दोस्तों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, पृथ्वी से ऊपर फेंकने के समय, ठीक है, तथा वस्तु पृथ्वी से टकराती है उस समय का वेग का मान क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, ये मेरे दोस्तों क्या है, एक अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, पृथ्वी है। यहाँ से जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं उस समय, जब वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं उस समय वस्तु का वेग मान लीजिए u है। वस्तु का वेग क्या है, u को वो बोलते हैं प्रारंभिक वेग, u को क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग बोलेंगे, यानी इनिशियल वेलोसिटी। वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस समय वस्तु का जो वेग होती है बहुत ज़्यादा होती है। देखिए वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं, जैसे ये पेन है, इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु को फेंकने के समय वस्तु का जो वेग होती है बहुत मैक्सिमम होती है, बहुत मैक्सिमम होती है, यानी u का जो मान है, u का मान सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। वस्तु को फेंकने के समय बोल रहे हैं, वस्तु को फेंकने के समय जब वस्तु जैसे 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 ऊपर की ओर जाती है वस्तु का वेग जो है डिक्रीज होते जाते हैं, वस्तु का वेग जो है डिक्रीज होते हैं, यानी वस्तु का वेग जो है घट जाता है, वस्तु का वेग घटता है ऊपर जाने से, ठीक है। वस्तु का वेग फेंकने के समय वस्तु का वेग क्या था, मैक्सिमम, ठीक है। और जैसे वस्तु ऊपर की ओर गया तो वस्तु का वेग घटता है दोस्तों। तो एक समय ऐसा आएगा कि वस्तु का वेग जो है शून्य हो जाएगी। जहाँ वस्तु का वेग शून्य होगी उसे बोलिएगा मैक्सिमम हाइट, उसे मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। जहाँ वस्तु का वेग शून्य होगी वहाँ पर बोलेंगे कि मैक्सिमम हाइट है। दोस्तों वस्तु का वेग यहाँ पर शून्य हुआ तो इस पॉइंट को बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। और जैसे वस्तु का वेग दोस्तों शून्य होगा तो वस्तु जो है नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देगी, ठीक है। जैसे वस्तु नीचे की ओर दोस्तों गिरता है तो वस्तु का जो वेग होती है बढ़ने लगता है, वस्तु का वेग बढ़ने लगता है, वस्तु का वेग बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, ठीक है। वस्तु का वेग जो है बढ़ता है ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि वस्तु का वेग जैसे पृथ्वी की वस्तु को फेंकने के समय वस्तु का प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे वस्तु ऊपर की ओर जाएगा वस्तु का वेग घटने लगता है दोस्तों, और एक समय वस्तु का वेग 0 हो जाएगा तो उसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट, उसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट के बाद वस्तु पृथ्वी की ओर गिरने लगता है, ठीक है, तो उसका वेग बढ़ता है, ठीक है। और पृथ्वी से यानी अर्थ से टकराने के समय, पृथ्वी पर टकराने के समय वस्तु का जो वेग होती है फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग जो मैक्सिमम होता है दोस्तों, क्या होती है, मैक्सिमम। पृथ्वी से टकराने से पहले
या पृथ्वी के टकराने के समय वस्तु का वेग जो होती है मैक्सिमम होती है। यानी पृथ्वी को फेंकने के समय वस्तु का वेग, प्रारंभिक वेग, और पृथ्वी से टकराने के समय वस्तु का अंतिम वेग दोनों बराबर होती है। दोस्तों कोई दिक्कत? वस्तु को ऊपर फेंकने के समय वस्तु का प्रारंभिक वेग और वस्तु पृथ्वी पर टकराने के समय वस्तु का अंतिम वेग दोनों बराबर होती है। यानी इसका जो विकल्प होंगे सी समान होगा। ठीक है। पृथ्वी से ऊपर फेंकने के समय तथा जब वस्तु पृथ्वी से टकराती है उस समय वस्तु का वेग क्या होगी? समान होगी। मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में, देखिए शून्य से इंडिपेंडेंस गिरने वाली वस्तु में समान गति होती है, बी में समान बल होता है, सी में समान त्वरण होती है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों कहा गया है कि शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या, वस्तु में समान गति होती है, समान बल होता है, समान त्वरण होती है, क्या होता है बताइए। देखिए बहुत आसान है, यदि आप जानते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है ये दोस्तों, ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट जो है इंडिपेंडेंस स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है, स्वतंत्र रूप से गिरती है, तो वस्तु का वेग जो है इंक्रीज करती है दोस्तों। वस्तु का वेग जो है इंक्रीज करेगा। मैंने बताया था कि वस्तु ऊपर से जब नीचे की ओर गिरती है तो वस्तु का वेग जो है बढ़ती है, वस्तु का वेग बढ़ता है। ठीक है, वस्तु का वेग क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, वस्तु का वेग इंक्रीज करेगा और धरती में टकराने से पहले, टकराने के समय वस्तु का वेग जो है बहुत मैक्सिमम होती है। मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, जब वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो वस्तु का वेग जो है इंक्रीज करती है और टकराने से पहले वस्तु का वेग, टकराने के समय वस्तु का वेग मैक्सिमम होती है। ठीक है, मैंने बताया था। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु में क्या होती है। ठीक है, देखिए जब वस्तु का वेग इंक्रीज करता है, मान लीजिए यहाँ पर वस्तु का वेग v1 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पर सपोज डेट मैं मान लिया। फिर यहाँ पर वस्तु का वेग इस पॉइंट पर वस्तु का वेग 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। सपोज डेट यदि इस पॉइंट पर वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, इस पॉइंट पर वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। मैंने दोस्तों माना है। ठीक है, यदि v1 और यहाँ इस दोनों को यदि हम निकालते हैं एक्सीलरेशन, त्वरण निकालते हैं, यहाँ पर दोस्तों निकालेंगे त्वरण, तो क्या होगा? 3 - 2, टाइम को 1 माने हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, 3 से 2 माइनस करेंगे यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें दोस्तों करते हैं, देखिए क्या आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, त्वरण का मान 1 आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ भी करते हैं, निकालते त्वरण। ठीक है, 5 से आएगा 4, तो यहाँ भी 1 आएगा। यानी जब त्वरण का मान क्या आ रहा है? सब में समान आ रहा है। त्वरण का मान सब में समान आ रहा है। यानी कोई वस्तु को पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से जब गिरती है तो वस्तु का वेग जो है बढ़ता है। जब वस्तु का जब वेग बढ़ेगा तो त्वरण के मान भी समान होगी। तो त्वरण के मान, एक्सेलरेशन के मान समान होगी। देखा, एक्सेलरेशन सब में 1 1 1 आ रहा है, यानी समान एक्सेलरेशन से मिल रहा है, समान त्वरण मिल रहा है। इसलिए वस्तु को शून्य से स्वतंत्र रूप से गिराने वाली वस्तु में वस्तु का त्वरण समान होती है। ठीक है, इसका विकल्प होगा सी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा फिगर दोस्तों गिज बिज हो गया है। ठीक है, लेकिन इसे याद रखिएगा,
जब वस्तु का वेग पृथ्वी की ओर वस्तु जब गिरती है तो वस्तु का वेग बढ़ता है। जब वस्तु का वेग बढ़ेगा दोस्तों तो त्वरण का मान जो है समान होती है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रक्षेप को ऊपर की ओर फेंकने पर महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या होगा? ठीक है दोस्तों, पहले समझिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप क्या होती है। किसी भी वस्तु को, कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को किसी भी एंगल से फेंकता है उसे कहते हैं प्रक्षेप, उसे कहते हैं प्रक्षेप कहते हैं। देखिए यहाँ बनाते हैं फिगर ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। देखिए इसे दोस्तों कहेंगे, इसे ये क्या है, एक अर्थ है, ठीक है। और यहाँ पर एक व्यक्ति जो है खड़ा है हाथ में एक बॉल लेके, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, बॉल। ये व्यक्ति क्या करेगा, किसी भी एंगल से इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेगा, ऊपर की ओर फेंकेगा दोस्तों, तो धरती की ओर तो गिरेगा ही, ठीक है, धरती में गिरेगा ही। बोलिए, धरती में तो गिरेगा ही। कोई भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं धरती में तो वापस तो आएगा ही, ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु पृथ्वी पर आएगा ही, ठीक है। देखिए यदि किसी भी व्यक्ति वस्तु को किसी भी एंगल से ऊपर की ओर फेंकता है और आपस धरती में आकर गिरता है उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। और इस पथ मतलब रास्ता को, देखिए इस पथ को क्या बोलेंगे, इस पथ को कहते हैं पलवलय पथ कहते हैं, पलवलय पथ कहेंगे। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे पैराबोलिक पथ बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे पैराबोलिक पथ कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसका बात समझिए। देखिए जो व्यक्ति जो है ये वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहा है, वस्तु को फेंकने के समय वस्तु का वेग जो है ज़्यादा होती है, वस्तु का जो वेग होती है दोस्तों ज़्यादा होती है, ठीक है, इतना मैंने बताया था। जब ये व्यक्ति जो है वस्तु को जैसे ऊपर को फेंकेगा तो फेंकने के समय इस वस्तु का जो वेग जो है ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे जैसे वस्तु ऊपर की ओर जाएगा वैसे वैसे वस्तु का वेग घटते जाएगा, जो वस्तु का जो वेग है घटते जाएगा, वेग जो है घटेगा। मैंने यहाँ तक बताया था पहले भी, वस्तु का वेग घटेगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। वस्तु का वेग घटेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वस्तु का मान 0 हो जाएगा। वस्तु का वेग घटेगा दोस्तों तो 0 नहीं होगा। बोलिए, वस्तु का वेग जब घटेगा तो वस्तु का वेग 0 नहीं होगा, 0 तो होगा ही ना। तो वस्तु का वेग 0 हो जाएगा, वस्तु का वेग 0 हो गया। तो वस्तु का वेग दोस्तों 0 कहाँ होती है? जहाँ पर मैक्सिमम हाइट मिलता है दोस्तों। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है? वस्तु का वेग जब 0 हो गया तो वस्तु क्या होगा, आपस धरती की ओर गिरना प्रारंभ हो जाएगा। यदि वस्तु का वेग 0 हो जाएगा दोस्तों, उसके पास एनर्जी ही नहीं रहेगा तो क्या वो आपस धरती की ओर गिरने प्रारंभ कर देगा ना। तो इसी को कहते हैं मैक्सिमम हाइट, इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पर वेग के मान क्या होता है? 0 होती है, क्योंकि वेग यहाँ पर घटते गया, एक समय ऐसा आया v के मान 0 हो गया और फिर वस्तु नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर दिया। तो इसी को कहते हैं मैक्सिमम हाइट। जब दोस्तों वेग के मान 0 हो जाएगा, v के मान 0 हो जाएगा तो वस्तु पृथ्वी की ओर गिरेगा। उस समय वस्तु का वेग जो है बढ़ना चालू हो जाएगा, वस्तु का वेग बढ़ेगा, ठीक है। उस समय जो है वस्तु का वेग क्या होगा दोस्तों? बढ़ना, इंक्रीज करना चालू हो जाएगा, ठीक है, वस्तु का वेग बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए मैक्सिमम हाइट पर v का मान 0 होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों
इसे कहते हैं हॉरिजेंटल, इसे कहते हैं हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल वेग जो है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी के मान जीरो नहीं होती है, ठीक है। इसके मान होंगे, इसे कहते हैं हॉरिजेंटल, हिंदी में कहेंगे क्षैतिज। क्षैतिज वेग जो है, क्षैतिज वेग जो है v बराबर u कोस अल्फा होती है, ठीक है। हॉरिजेंटल वेग का मान जीरो नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम हाइट के मान जीरो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैक्सिमम हाइट के मान क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वेग के मान जो है नीचे से ऊपर की ओर जाने पर वेग के मान जो है घटता है। एक ऐसा समय आएगा जिसमें वेग के मान शून्य हो जाएगा, तो वस्तु नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करेगी। तो नीचे की ओर जब वस्तु गिरेगी पृथ्वी की ओर, तो वस्तु का वेग बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, और मैक्सिमम हाइट पर वस्तु का मान शून्य होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए, देखते हैं पारस। देखिए दोस्तों, पारस क्या होती है, रेंज क्या होती है। पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर, पॉइंट ए से वस्तु को फेंकते हैं तो पॉइंट बी में आकर वस्तु गिरती है, इसी को कहते हैं पारस बोलते हैं, यानी इसे कहेंगे रेंज। इसे क्या बोलेंगे, पारस, इसे रेंज कहते हैं, ठीक है। रेंज क्या है, यदि वस्तु को फेंकते हैं, वस्तु को किसी भी एंगल से फेंकते हैं तो वस्तु आपस आकर पृथ्वी में गिरती है, उसी की दूरी को कहते हैं रेंज कहते हैं, पारस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकालिएगा, यदि आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम हाइट निकालने कहा जाए, मैक्सिमम हाइट निकालने कहा जाए, तो आप कैसे निकालिएगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति जो है किसी वस्तु को यदि 90 डिग्री के एंगल से फेंके तो मैक्सिमम हाइट की प्राप्ति होती है, ठीक। और यदि मैक्सिमम रेंज कैसे आप प्राप्त कीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को 45 डिग्री के एंगल से फेंके तो मैक्सिमम रेंज की प्राप्ति होती है, ठीक है। यदि 45 डिग्री के एंगल से फेंका जाता है दोस्तों, तो वस्तु बहुत दूर में जाकर गिरती है, ठीक है, इसी को कहते हैं रेंज बोलते हैं। देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। प्रक्षेप को ऊपर की ओर फेंकने पर महत्तम ऊंचाई पर वेग के मान क्या होगा। देखिए, मैक्सिमम हाइट पर वेग के मान दोस्तों शून्य होती है। वेग के मान क्या होती है, शून्य होती है। वेग के मान शून्य होगा, इसलिए महत्तम ऊंचाई पर वेग के मान क्या होगा दोस्तों, शून्य होगी, यानी जीरो होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बोलिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, एक पिंड जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाता है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन क्या होगी। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पिंड जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है, पिंड को जब सीधे ऊपर की ओर फेंकते हैं, यानी h ऊंचाई में वस्तु को जब फेंकते हैं, पहुंचने के बाद पृथ्वी आपस में आ जाता है। h ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वस्तु जो है आपस जो है पृथ्वी में आ जाती है। देखिए, पृथ्वी में वस्तु आपस आ गया, तो निकालना है पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन आपको प्राप्त करना है। बहुत दोस्तों बहुत आसान है। देखिए, वस्तु जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर गया, फिर बी से सी की ओर आ गया, गिर गया, मतलब वस्तु नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे की ओर गिरा। तो दोस्तों जब वस्तु h ऊंचाई तक गया, वस्तु जब h ऊंचाई तक गया तो h ऊंचाई तक तो नीचे भी तो आएगा। जब वस्तु h ऊंचाई तक पहुंचेगा तो h ऊंचाई से नीचे तक आएगा। देखिए, यदि आप जो है यहाँ पर दोस्तों क्या है, सीढ़ी है, आप जो है इस सीढ़ी में चढ़ते हैं और यहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इसका दूरी मान लीजिए 2 मीटर्स हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको फिर आपस आना है, तो यहाँ से आपस आने में दोस्तों आपको 2 मीटर ही चलना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक गए तो लगा 2 मीटर,
इसका दूरी 2 मीटर से, तो यहाँ से यहाँ तक आपको आना है तो 2 मीटर ही तय करना पड़ेगा आपको। तो सेम है दोस्तों, तो सेम है, मी से h ऊंचाई तक वस्तु गया, फिर आपस ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो उसे h ऊंचाई तक ही चलना पड़ेगा, h ऊंचाई तक ही वे तय करेंगे। इसलिए इसका जो दूरी होंगे h प्लस h होंगे, यानी 2h। ठीक है, इसका देखिए h ऊंचाई तक गया, फिर h ऊंचाई तक आपस रुक गया वस्तु, इसलिए दूरी जो होंगे 2h होंगे। ठीक है, अब देखिए विस्थापन क्या होगा। देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए इस पॉइंट में आप खड़े हैं, ठीक है, इस पॉइंट में आप खड़े हैं, यहाँ से आपको यहाँ तक चलने बोला, ये बी पॉइंट तक, तो यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप गए, तो इसे कहते हैं दूरी। ठीक है, अब फिर यहाँ से फिर आपको इसी रास्ता से होकर यहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, देखिए इसी रास्ता से पहुँचना है, यहाँ से आप गए, फिर यहाँ पर इसी रास्ता में पहुँच गए, ए पॉइंट से आप चलना प्रारंभ किए बी पॉइंट तक, फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट पर आपस आप पहुँच गए, उस केस में विस्थापन का मान 0 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है यहाँ से चलना प्रारंभ किया ए पॉइंट से, फिर उसी जगह में आगे पहुँच गया। देखिए जहाँ से चलना प्रारंभ करेगा फिर उसी पॉइंट पर, प्रारंभिक पॉइंट पर अगर पहुँच जाएगा, उस केस में विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। जिस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया फिर उसी पॉइंट पर आपस आ गया, उस केस में विस्थापन 0 होती है। इस केस में देखिए यहाँ पर देखिए वस्तु जो है पृथ्वी से h ऊंचाई तक गया। ठीक है, फिर h ऊंचाई से आपस पृथ्वी में लौट गया, यानी वस्तु जो है पृथ्वी से h ऊंचाई तक गया, फिर h ऊंचाई से पृथ्वी में आपस लौट गया। तो इस केस में विस्थापन दोस्तों क्या होगा, 0 हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएंगे। ठीक है, उस केस में विस्थापन 0 होंगे, यानी जिस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया और उसी पॉइंट में आपस लौट जाए, उस केस में विस्थापन 0 होती है। जिस पॉइंट से चलना प्रारंभ करेगा और उसी पॉइंट में आपस लौट जाएगा, ठीक है दोस्तों, उस केस में विस्थापन 0 होती है। ठीक है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा, दूरी दोस्तों 2h होंगी। ठीक है, और विस्थापन 0 होंगे, यानी विकल्प नंबर सी। आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।